देखो हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? पार्टनर चला जा रहा है फर्म से, मतलब पार्टनर जो है आउटगोइंग पार्टनर है, उससे रिलेटेड क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए वो अपने को समझना है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे तुम लोगों को क्या क्या टॉपिक समझना है, जैसे एडमिशन में हम बताया था वैसे ही बताता है, बट एडमिशन में अपने जितना टाइम लिए थे इससे बहुत कम टाइम लेंगे यहाँ पे, क्योंकि एडमिशन में बहुत सारे कंसेप्ट अपने समझे हुए रहते हैं, एग्जैक्टली सिमिलर यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, टॉपिक्स टू बी कवर्ड क्या क्या है? टॉपिक्स टू बी कवर्ड, देखो टॉपिक्स टू बी कवर्ड में सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि सिंस रिटायरमेंट मींस आउटगोइंग पार्टनर, पार्टनर अगर जा रहा है तो ऑब्वियस सा बात है, सपोज कर लो क्रिस, प्रभव एंड माधव तीन पार्टनर्स थे, माधव चला जा रहा है, तो इन सच ए केस माधव का जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट था आप कौन ले लेगा? क्रिस एंड प्रभव ले लेगा, तो यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा। और ये लोग क्या करेंगे, जनरली क्या होगा, दे विल गेन। रिटायरमेंट में जो रिमेनिंग पार्टनर है उनको एक्स्ट्रा मिलेगा, माइट भी हो सकता है इसको क्रिस को नहीं मिले एक्स्ट्रा, प्रभव को एक्स्ट्रा मिले, तो ये गेन नहीं करेगा, सेक्रीफाइस भी नहीं करेगा, ठीक है। प्रभव गेन करेगा, लेकिन जो भी होगा रिमेनिंग पार्टनर्स में गेन होगा, ठीक है। तो एक पार्ट हम लोगों को यहां पे समझना होगा, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नंबर 2, अगेन यहां पे भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का कंसेप्ट आता है, वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसमें देखो अगेन वैल्यूएशन एग्जैक्टली सेम है जो हम लोग का समझा हुआ है, तो अलग से नहीं समझना होगा। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है, अब जैसे हम लोग एडमिशन में करते थे भाई जमा किया हुआ प्रॉफिट या लॉस है, तो वो किसका है? ओल्ड पार्टनर्स का है। यहाँ पे भी ओल्ड पार्टनर्स का है। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स मतलब कौन हो जाएंगे? बैलेंस शीट पार्टनर्स, मतलब तीनों जन, तो उनको बांट देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ accumulated प्रॉफिट और लॉस। इसके अलावा क्या होगा? रिवैल्यूएशन भी तो होगा, राइट। तो नेक्स्ट वन इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को फिर से रिवैल्यूड करना होगा, एंड आफ्टर दैट क्या करना होगा? इसके बाद हम लोग एडमिशन में भी तो सारा यही सब कर रहे थे, यहां पे भी अब क्या करना होगा तुमको? अब बैलेंस शीट बनाना होगा, प्रिपरेशन ऑफ रिवाइज्ड बैलेंस शीट। जो ये रिवाइज्ड बैलेंस शीट तुम बनाओगे वो ऐसा हो सकता है एकदम सिंपल तरीका, विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट, और एक क्या हो सकता है? विथ कैपिटल एडजस्टमेंट। तो ऐसा कुछ कंसेप्ट है जो तुम लोगों को समझना हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक के, तो बताया कि क्या क्या करना है। अब एक चीज समझना, सपोज कर लो यहां पे हम एक बैलेंस शीट दे रहे हैं और एक और बैलेंस शीट दे रहे हैं साथ साथ। इस चीज को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि इसके बेसिस पे हम लोग बहुत सारी चीजों को लिखेंगे सेम एज एडमिशन, ठीक है। यहाँ पे देखो सपोज कर लो एक बैलेंस शीट है जिसमें पार्टनर्स ए है, बी है, और यहां पे एडमिट कौन हो रहा है? सी एडमिट हो रहा है, सी एडमिटेड। तो अगर हम तुम लोगों से पूछे ओल्ड पार्टनर्स कौन है? ओल्ड पार्टनर्स मतलब ऑलवेज क्या होगा पता है? बैलेंस शीट पार्टनर्स, मतलब जो गिवन बैलेंस शीट है उनके पार्टनर्स, मतलब कौन कौन हो गए? ए एंड बी। हम न्यू पार्टनर नहीं पूछा, न्यू पार्टनर्स मतलब न्यू फर्म के पार्टनर्स कौन है। तो अगर न्यू पार्टनर्स की बात करें अपने, कौन कौन है प्रभव? सी। हम अभी फिर क्यों समझाया ये? हम न्यू पार्टनर का नहीं, न्यू पार्टनर्स मतलब न्यू फर्म के पार्टनर की बात कर रहे हैं, तो कौन है? ए बी एंड सी, मतलब रिवाइज्ड बैलेंस शीट में जो पार्टनर्स होंगे ए बी एंड सी, ठीक है ना।
एडमिशन में ऐसा होता था। हम लोग ओल्ड पार्टनर्स में क्या डिस्ट्रीब्यूट करते थे, गुडविल का ट्रीटमेंट ओल्ड पार्टनर्स में करते थे, रिवैल्यूएशन ओल्ड पार्टनर्स में करते थे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड पार्टनर्स में करते थे, ओल्ड पार्टनर्स में करते थे। ठीक है, यहां पे आओ, अब ये बैलेंस शीट है, इसमें अगर हम बोल रहे हैं ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं, जिसमें बी रिटायर कर जा रहा है, बी रिटायर्स, तो इसमें ओल्ड पार्टनर्स की अगर हम लोग बात करें, देखो ओल्ड पार्टनर्स ऑलवेज मतलब होता है बैलेंस शीट पार्टनर्स। ठीक है, तो यहां पे बैलेंस शीट पार्टनर्स कौन कौन है, ए बी एंड सी, तीनों जन है। ओल्ड पार्टनर्स मतलब बैलेंस शीट पार्टनर्स मतलब तीनों पार्टनर्स। एंड अगर हम लोग न्यू पार्टनर्स की बात करें, ए एंड सी, ये समझ में आ गया ना सभी को, ए एंड सी, ठीक है ना, बस ये ध्यान रखना। तो अब इसका मतलब क्या होगा पता है, गुडविल का ट्रीटमेंट तो हम लोग समझेंगे, थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ऑल विल बी सिमिलर टू, एग्जैक्टली सिमिलर टू एडमिशन होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, चलो पहले आते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहला पार्ट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें कुछ केसेस लेते हैं। केस 1, पार्टनर रिटायर्स, सरेंडरिंग his share टू फर्म। पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है, अपना हिस्सा किसको देके जा रहा है, फर्म को देके जा रहा है। फर्म मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनको देके जा रहा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, A is to B is to C, supposingly 5 is to 3 is to 2, C retires, फाइंड NPSR एंड रिटायरमेंट में गेनिंग रेशियो निकलता है। जैसे एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते थे, रिटायरमेंट में गेनिंग रेशियो निकलता है। तो अगर एक चीज ध्यान दो, लर्निंग ट्रिक, अगर सब में सिर्फ इतना बोले पार्टनर रिटायर किया और कुछ नहीं बोले, तो ध्यान रखना जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनके बीच में जो म्यूचुअल रेशियो रहेगा, यहाँ पे क्या है 5:3, वही तुम्हारा ओल्ड रेशियो नहीं न्यू रेशियो रहेगा, और वही क्या रहेगा, गेनिंग रेशियो रहेगा। ये लर्निंग ट्रिक है। लेकिन सिर्फ इतना बोले पार्टनर रिटायर्स, उसके बाद कुछ नहीं बोले, तब ये लर्निंग ट्रिक अप्लाई होगा कि रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में जो म्यूचुअल रेशियो रहेगा वही न्यू रेशियो रहेगा, वही गेनिंग रेशियो रहेगा। ठीक है, अदरवाइज इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी समझ लो, अगर सॉल्व करना पड़े तो। अगर डायरेक्ट बड़े सम के अंदर जैसे पूरा रिटायरमेंट का सम कर रहे हो उसमें दिया जाए तो लर्निंग ट्रिक अप्लाई कर देना, लेकिन अलग से अगर पूछ ले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देखो कौन रिटायर कर रहा है, सी। तो सी का शेयर देखो ना, सी शेयर कितना है 2/10। ठीक है, 2/10 ही रहने दो ना, 1/5 करना चाहो तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2/10। अब क्या होगा, ये जो 2/10 है ये तो फर्म को दे दिया, फर्म किसको दे देगा, ए एंड बी को। किस रेशियो में देगा, कोई रेशियो बताया क्या, नहीं, तो किस रेशियो में, उनके म्यूचुअल रेशियो में दे देंगे उनको। टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ये सब लिखना नहीं है, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये तो तुम लोग को सम सॉल्व करवा रहा है, नोट्स दे रहा है इसलिए लिखवा रहा है। टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन एग्रीड रेशियो या म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो एग्रीड रेशियो तो गिवन नहीं है, तो म्यूचुअल रेशियो में ही बटेगा, दैट इज 5:3। यहां पे हम लोग आ जाएंगे न्यू PSR। न्यू PSR की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे हम लिख लेंगे ए का हिस्सा जो होगा पहले से कितना था 5/10 प्लस उसे एक्स्ट्रा कितना मिलेगा 2/10 नहीं मिलेगा, 2/10 में उसको कितना मिलेगा एक्स्ट्रा, 2/10 में उसका शेयर कितना था 5:3 है ना उनके बीच में रेशियो, तो इसको यहां पे क्या मिलने वाला है 2/10 का 5/8 हिस्सा मिलेगा, राइट। एंड बी को कितना मिलेगा, बी के पास पहले से कितना था 3/10 था,
प्लस एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, 2/10 का 3/8 हिस्सा मिलेगा। डन, सॉल्व कर दो इसको। और देखा जाए तो यही तो गेन है, यही तो एक्स्ट्रा मिल रहा है इन लोगों को, और यही गेन है। तुम चाहो तो इससे रेशियो निकाल सकते हो, गेनिंग रेशियो। अदरवाइज तुम क्या कर सकते हो, लास्ट में गेनिंग रेशियो निकाल लेना। गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब होता था पहले कम, पहले ज्यादा मिलता था अब कम मिल रहा है, तो ओल्ड माइनस न्यू करते थे। गेन मतलब क्या होता है, अब ज्यादा मिल रहा है पहले कम मिल रहा था, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज द गेनिंग रेशियो। तो चलो पहले जल्दी से तो न्यू रेशियो बताओ तुम लोग। वैसे सॉल्व करके तो 5:3 ही आएगा, लेकिन सॉल्व कर लो, कॉपी मत करना सिर्फ 5:3। देखो ये तो आ गया न्यू पीएसआर, दैट इज 5:3। अगर हम लोग गेनिंग रेशियो की बात करें तो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ना, इससे भी तुम निकाल सकते हो, जो जितना जितना मिला उसका रेशियो वो 5:3 रहेगा। और अदरवाइज अगर गेनिंग रेशियो हम निकालते हैं, गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो का एक फॉर्मूला होता है। गेन मतलब अभी आपको ज्यादा मिल रहा है पहले कम मिल रहा था, इसका फॉर्मूला तुम लिख सकते हो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और वैसे चाहो तो तुम सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला भी लिख दो, अगर वो नेगेटिव में आ जाता तो गेन हो जाएगा। यहां पे अगर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करते हो, पॉजिटिव आता है तो गेन है, और नेगेटिव आता है तो सैक्रिफाइस है। तो ये ध्यान रखना, गेनिंग रेशियो इस तरीके से कैलकुलेट होता है। अब आ जाओ नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसी केस के अंदर में कर रहे हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2, A:B:C, 4:3:2, B retires, जिससे पूछा जाए वही आंसर देना। A and C decided to share equally in future. Find NPSR and GR। यहां पे न्यू रेशियो निकाल क्यों रहा है, सम क्या बोल रहा है, ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। ए एंड सी बोला हम लोग तो फ्यूचर में 1:1 में डिवाइड करेंगे शेयर्स, इसका मतलब नया रेशियो तो दे दिया है। इसीलिए हम पूछा कि तुम आंसर दे रहे हैं क्या तुरंत। न्यू रेशियो तो गिवन है 1:1, तो न्यू पीएसआर गिवन है, यहां पे कैलकुलेट नहीं करना है। न्यू पीएसआर इज 1:1। देखो इस लाइन को पढ़ो, तुम लोग को लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर मतलब न्यू पीएसआर तो दे दिया है, तो यहां पे न्यू रेशियो इज 1:1। हाँ तुमको गेनिंग रेशियो निकालना होगा, जीआर, जो क्या हो जाएगा, ए में अगर बात करें तो ए का न्यू रेशियो हाफ है और ओल्ड रेशियो क्या था 4/9, एंड सी का न्यू रेशियो हाफ है एंड ओल्ड रेशियो था 2/9। इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है, 1:5 आ रहा है। सॉल्व किया भी है कि बस ऐसे ही बोल दिया। चलो तुम नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। A:B:C, 4:3:3, B retires, A and C decided to divide B share in equal ratio। यहां पे जो तुम लोग शायद अप्लाई कर रहा था कोई बच्चा, वो अप्लाई होगा, क्योंकि बोल रहा है बी के हिस्से को हम इक्वली बांटेंगे। ठीक है, फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो।
बी शेयर 3/10 है। एग्रीड रेशियो गिवन है ए एंड सी। ए लेगा इस 3/10 का हाफ एंड बी लेगा इस 3/10 का हाफ, सी लेगा सॉरी। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो देखो क्या हो रहा है, 3/20 और ये भी ले रहा है 3/20। तो अगर हम बात करें ये रेशियो क्या है 1:1। क्यों निकालेंगे हम लोग गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड करके, यही तो गेन है, यही तो गेन है, जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वही तो गेन है। तो गेनिंग रेशियो इज 1:1। ठीक है, अब न्यू पीएसआर निकाल लेते हैं। ए के पास पहले से 4/10 था प्लस अभी उसको एक्स्ट्रा मिला 3/20। सी के पास पहले से 3/10 था प्लस उसको अभी 3/20 मिला। फाइंड आउट यहां पे क्या रेशियो आ रहा है, वही हमारा न्यू रेशियो होगा। तो तनिष्क को डाउट हो रहा है। न्यू रेशियो इज 11:9, राइट है ना। नेक्स्ट एग्जांपल में आओ। बहुत सिंपल है ये। A is to B is to C, half, 1/3, 1/6। Find out new profit sharing ratio and gaining ratio। बहुत सिंपल था। देखो तुमको पहले तो ये रेशियो नहीं दिया हुआ है, ये रेशियो नहीं है, ये प्रपोर्शंस में दिया हुआ है, तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व। तो रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन करेंगे, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2/2, यहाँ पे लिख सकते हैं 3/3। तो मतलब रेशियो क्या हो गया देखो 3:2:1। इसमें कौन रिटायर किया, बी। तो बी रिटायर किया तो अल्टीमेटली ए और सी के बीच में जो रेशियो बच जाएगा वही न्यू रेशियो रहेगा, वही गेनिंग रेशियो रहेगा। यही तो सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, या तो सॉल्व कर लो भाई, आंसर वही आने वाला है। तो यहाँ पे हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:1 एंड गेनिंग रेशियो ऑल्सो 3:1। ये तो हो गया एक केस अपने कर रहे थे, रिटायरिंग पार्टनर सरेंडर करके जा रहा है अपना शेयर, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। अब आओ केस 2। यहां तक समझ में आ गया ना सबको। केस 2, रिटायरिंग पार्टनर surrenders some part from his share to remaining partners, some part from his share to remaining partners। यहां पे ये फ्रॉम वाला कंसेप्ट है जो तुम लोग को एडमिशन में भी बताया हुआ है। वो अपने हिस्से में कुछ दे रहे हैं, फ्रॉम मतलब डायरेक्टली वैल्यू दिया हुआ है उतना ही दे रहा है, ठीक है। तो सपोजिंगली एक एग्जांपल लो इसका, A is to B is to C, 5 is to 4 is to 3। A retires surrendering 2/12 from his share
to B and 3/12 from his share to C. Find new profit sharing ratio and gaining ratio. फ्रॉम है, फ्रॉम वर्ड पे ध्यान देना, फ्रॉम ही शेयर, फ्रॉम ही शेयर, तो सिंपली क्या करना है, देखो अगर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम निकालते हैं तो हम बोलेंगे भाई ए, उसके पास पहले से कितना था, ए नहीं, ए तो रिटायर कर चुका है ना, बी, बी के पास पहले से कितना था 4/12 प्लस एक्स्ट्रा कितना मिला बी को, डायरेक्ट मिला 3/12 मिला, ठीक है ना, तो 3/12 नहीं 2/12 मिला ना, 2/12 मिला, एंड सी जो था उसके पास कितना था पहले से 3/12 प्लस एक्स्ट्रा कितना मिला 3/12 मिला, तो देखा जाए तो ये हो जा रहा है 6/12। तो इसका मतलब अगर हम लोग रेशियो की बात करें, न्यू रेशियो की, तो दैट शुड बी 1:1। और इफ विल टॉक अबाउट गेनिंग रेशियो, दिस वन इज द गेनिंग रेशियो, राइट, या तो कैलकुलेट कर लो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, अदरवाइज यू कैन आंसर डायरेक्टली कि सर गेनिंग रेशियो तो मेरा 2:3 है। हो गया ना सभी का। नेक्स्ट वन, केस 3, retiring partner surrenders some part of his share, मतलब ऑफ हिज शेयर मतलब तुमको वो अमाउंट नहीं बताएगा, तुमको परसेंटेज बताएगा, ऑफ हिज शेयर टू रिमेनिंग पार्टनर्स। फिर एग्जाम्पल लेते हैं, A:B:C, 4:3:3, A retires, surrendering 2/5 of his share to B and remaining to C, and remaining to C। तो रिमेनिंग का मतलब क्या हो पता है, अगर वो 2/5 बी को दे रहे हैं तो रिमेनिंग कितना बचा 3/5 सी को देगा, रिमेनिंग मतलब 3/5 ऑफ हिज शेयर टू सी। ये देखा जाए तो तुम ये बोल सकता है कि वो एग्रीड रेशियो दे दिया है कि रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है वो 2:3 में डिवाइड होगा, किसके बीच में, बी और सी के बीच। सॉल्व करो, फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, जो बंदा रिटायर कर रहा है, ए शेयर इज 4/10 ना, जिसको हमें सिर्फ डिवाइड किसके बीच में करना है, बी और सी के बीच में, बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:3 डिवाइड करना है। तो 4/10 का 2/5 4/25 ना, एंड इसको मिलेगा 4/10 का 3/5।
चाहो तो हम इसको 6/25 लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें सर गेनिंग रेशियो क्या है, तो गेनिंग रेशियो तो हम लोग को पता ही है 4:6 है, दैट इज 2:3 ही है। गेनिंग रेशियो तो यही है, इतना ही तो गेन कर रहा है बी, इतना ही गेन कर रहा है सी। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या प्रॉब्लम हो रहा है? ठीक, इसमें क्या हुआ ना, अपने को सिंपली बोल दिया कि बी ए जो है अपने हिस्से का 2/5 किसको दे रहा है, बी को दे रहा है, तो उसका हिस्सा इस 4/10 का 2/5 4/25। और इसमें क्या 4/10 का 3/5 किसको दे रहा है, सी को दे रहा है, तो 4/10 का 3/5 दैट कम्स टू 12/50, जिसको हम छोटा कर दिया 6/25। तो अल्टीमेटली यहां पे हम देखें कि भाई गेनिंग रेशियो क्या है, तो 4:6 है गेनिंग रेशियो, दैट इज 2:3। अब न्यू पीएसआर की बात करते हैं, तो बी के पास पहले से 3/10 हिस्सा था, प्लस उसको एक्स्ट्रा मिला 4/25। सी के पास पहले से 3/10 ही था ना, प्लस उसको मिला 6/25। देख लो अल्टीमेटली इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द रेशियो। बताओ कितना आ रहा है? 23:27 नहीं, नितिशा 7:9, 23:27। सबका अलग अलग क्यों आ रहा है? चलो हम बता देते हैं, बी के पास 3/10 था, प्लस एक्स्ट्रा उसको मिला 4/25। लेकिन हम लोग क्या करें इसको, ठीक है 50 एलसीएम लें, ठीक है, तो इससे क्या हुआ 15 + 8, और सी के पास कितना था 3/10 था, प्लस एक्स्ट्रा इसके पास आया 6/25, इसमें भी तो 50 आएगा एलसीएम। तो न्यू रेशियो इज 23:27। जनीस क्या कर रहा है तुम, ये तो सिंपल सिंपल गलती कर रहा है, यही होगा ना लहर। नेक्स्ट हेडिंग दो, चेंज इन पीएसआर ऐसा ही होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसमें देखो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में वैल्यूएशन का मेथड्स तो समझना नहीं है, एग्जैक्टली सेम है जो किया हुआ है, अलग से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अपना किया हुआ है। हाँ यहाँ पे तुम लोगों को एक स्पेसिफिक केस हम समझाएगा जो अभी नहीं समझाएगा, बस यहाँ पे लिख के रख ले रहा और अराउंड हाफ पे छोड़ के रख दो इसके लिए, ठीक है। दैट इज जैसे एडमिशन में हम लोग हिडन गुडविल का केस समझे थे ना, यहाँ पे भी हिडन गुडविल का केस होता है, वो एक रहेगा हिडन गुडविल। तो ये हम लोग हाफ पेज छोड़ के रख दो, बाद में जब समझना होगा उस समय समझेंगे, क्योंकि अभी समझाएगा ना तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग रहेगा, और जब सम्स करने के बाद समझाएगा तुरंत समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट आ जाओ, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, देखो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में सबसे पहली बात जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नहीं, हम लोग को पता है क्या, अगर गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है तो हम क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। और अगर वहां पे बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर कर रहा है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है परचेज्ड गुडविल, तब क्या करेंगे, तब रहने देंगे, ये तो पता ही है ना, तो इसको अलग से लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज सोचो, रिटायरिंग पार्टनर जो है, 3 पार्टनर्स थे, एक पार्टनर जा रहा है, तो हम लोग ये सब जो भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, उसका एक लिस्ट बना रहे हैं कि भाई तुम्हारा जो इतना इतना कॉन्ट्रीब्यूशन है लेके चले जाओ, है ना। तो बेसिकली क्या हुआ कि अपने उसको गुडविल का हिस्सा भी तो देंगे ना उसका, क्योंकि गुडविल में के कॉन्ट्रीब्यूशन में उसका भी तो कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो उसका हिस्सा उसको देंगे। कौन देगा, जो फ्यूचर में इंजॉय करने वाला है, कौन, गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर से लेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे देंगे। तो रिटायरिंग पार्टनर तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ही है, रिटायरिंग पार्टनर तो जा रहा है, वो तो सैक्रिफाइस ही कर रहा है। जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उसमें से हो सकता है कोई और भी सैक्रिफाइस कर दे, एक जन तो गेन करेगा ही करेगा,
तो गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, दिस इज द एक्चुअल एंट्री। बट हम लोग क्या करते हैं, कॉमन प्लेटफॉर्म में जाते हैं तो एंट्री होता है रिमेनिंग पार्टनर्स आर द गेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, तो हम लोग दोनों चीज लिखेंगे, क्योंकि हो सकता है कोई रिमेनिंग पार्टनर्स में भी कोई पार्टनर गेन कर ले, जैसे एडमिशन में भी होता था ना कि कोई जो ओल्ड पार्टनर्स है उसमें भी एक जन सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, गेन कर रहा है, था ना वैसे, तो इसमें भी हो सकता है। तो यहां पे अपने एंट्री होगी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए, टू प्रोवाइड retiring partners share of गुडविल। जैसे एडमिशन में गुडविल का बहुत सारा ट्रीटमेंट होता था ना, यहाँ पे वैसा ट्रीटमेंट नहीं है, बस ये एक ही पार्ट है, रिटायरिंग पार्टनर को उसका शेयर ऑफ गुडविल दे दो। बस हाँ ध्यान रखना, अगर बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर कर रहा है तो उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, और राइट ऑफ करने के लिए एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कौन होंगे, जो बैलेंस शीट पार्टनर्स होंगे, मतलब सारे पार्टनर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग एंट्री लिख रहे हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स capital account debited to retiring partners capital account। जनरली ये एंट्री किस अमाउंट से पास होती है, विथ रिटायरिंग पार्टनर्स, क्योंकि उसको ही तो उसका शेयर दे रहे हैं ना, रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल इन किस रेशियो में, बोलो बोलो, गेनिंग रेशियो में। ये तो नॉर्मल एंट्री है, कॉमन जनरली ऐसा होता है, बट अगर कुछ अलग हो तो ध्यान रखना, रिमेनिंग पार्टनर्स डेबिट नहीं होता है, एक्चुअली में गेनिंग पार्टनर्स डेबिट होता है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एक्चुअल एंट्री इज दिस। कहीं भी कैपिटल एडजस्टमेंट होना तो यही होता है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स, टू रिटायरिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, एक्चुअल एंट्री ये होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना, कहीं भी कैपिटल एडजस्टमेंट हो तो यही एंट्री होता है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और अदरवाइज तुम लोग नॉर्मली याद रख सकता है रिमेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर। अगर सिंपल सम हो तो टेक्निकली डाले तो हो सकता है चेंज, तो इसलिए ध्यान रखना। तो अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं इसके ऊपर। बस रिटायरमेंट में कैपिटल, ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इतना ही है और कुछ नहीं है। तो एक एग्जाम्पल लिखो, बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है, एक्सट्रैक्ट मतलब कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं दे रहा है। ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, गुडविल बुक में अपीयर कर रहा है 60,000। बस इतनी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं, नीचे कुछ और दे रहे हैं। हो गया नहीं पार्ट, नीचे इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इन्फो। एक सेकेंड, गुडविल 60,000 है, बी रिटायर्स, गुडविल of firm valued at rupees 1,20,000, past journals
जितना इंफॉर्मेशन है उतना ही जर्नल पास कर सकते हैं, मतलब गुडविल का ट्रीटमेंट से रिलेटेड जर्नल्स है। सबसे पहले देखो बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है, राइट ऑफ कर दो ओल्ड पार्टनर्स में। एंड हु आर द ओल्ड पार्टनर्स, ये तीनों ओल्ड पार्टनर्स हैं। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ दिया हुआ नहीं है, मतलब पहले क्या था और अभी क्या है, इक्वली। तो सबसे पहला काम हम लोग ये करने वाले हैं, जर्नल्स। यहां पे अपने पहली एंट्री पास कर रहे हैं, गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं। ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट टू गुडविल। तो गुडविल टोटल में 60,000 है, जिसको अगर हम राइट ऑफ करेंगे इक्वल रेशियो में तो 20,000 ही आएगा। ये उस गुडविल को राइट ऑफ किया गया है जो बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा था। अब अपने आएंगे, देखो वो जो रिटायर कर रहा है उसका हिस्सा भी तो है कुछ। तो एक बार एक काम करो ना, तुम लोग गेनिंग रेशियो तो निकालो। यहाँ पे क्या होगा गेनिंग रेशियो 1:1। तो उसमें क्या करें हम लोग, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वही लोग तो गेनिंग पार्टनर्स है। हु आर द रिमेनिंग पार्टनर्स, ए एंड सी, उनके कैपिटल से ले लेते हैं पैसा। ए कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट, और जो रिटायर कर रहा है उसको उसका हिस्सा दे देते हैं टू बीस कैपिटल। तो देखो बी जो सैक्रिफाइस कर रहा है, पूरा गुडविल का सैक्रिफाइस थोड़ी कर रहा है। टोटल गुडविल 1,20,000 है, उसका सिर्फ हिस्सा का ही तो वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो यहां पे उसको कितना दिया जाएगा, 1,20,000 का 1/3, दैट इज 40,000। और ए और सी इतना ही गेन कर रहा है, तो 40,000 किस रेशियो में गेन कर रहा है, 1:1 में। ले लो 1:1 में उन लोगों से, मतलब 20,000 ए से ले लेंगे, 20,000 सी से ले लेंगे, हो गया। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और कुछ नहीं है। समझ गया ये? तो रिटायरमेंट में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी यही है। नेक्स्ट, इसके बाद क्या बचा अपना, देखो बहुत सारा चीज तुम लोग ऐसे समझेगा, सेम एज एडमिशन। तो नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट क्या था अपना कंसेप्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ accumulated profits and losses। फिर से एक यूनिट टेस्ट तुम लोग से मिलने आने वाला नहीं, अभी बस मिलने आने वाला है, वो तुम लोग को बताया है कि हम आने वाले हैं। टॉपिक्स तो टिल जितना हुआ है, पेपर मिल जाएगा, पेपर मिलने के 1 हफ्ते बाद ही होगा। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इसमें सिंपली क्या लिखना है पता है, अगर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है तो उसमें जो सरप्लस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, सेम एज एडमिशन, कुछ भी अलग नहीं है। नेक्स्ट, सोचो रिटायरमेंट कितना जल्दी अपने कंप्लीट कर लिया है। हाँ, आज खत्म, मतलब कंसेप्चुअली खत्म हो जाएगा। नहीं, सम आज भी करेंगे एक सम, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। हाँ एकदम सेम एज एडमिशन। हो गया ये सारा पार्ट, सेम एज एडमिशन ही तो होगा। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ पे भी ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एंड ओल्ड पार्टनर्स जो होते हैं उसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो तुम लोग तो क्लियर है ना इस चीज में। चलो अब इसमें एक एक्स्ट्रा छोटा सा पार्ट आएगा, हो गया ना यहां तक। नेक्स्ट, मोड ऑफ सेटलमेंट। देखो मोड ऑफ सेटलमेंट बेसिकली एग्जैक्टली कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए वहां पे लिखवाया नहीं था। मोड ऑफ सेटलमेंट क्या होता है, रिटायरिंग पार्टनर तो रिटायर कर गया, अब नाउ ही इज नो मोर द पार्टनर दैट इज द ओनर ऑफ द फर्म। तब क्या होगा, उसका पैसा बिजनेस में कैपिटल की तरह तो रह नहीं सकता है। तो क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर वो या तो उसको पे करके खत्म कर देंगे, या फिर क्या करेंगे,
बोलेंगे एक काम करो, अभी तो फंड नहीं है फर्म के पास, उसको लोन में पड़ा रहने दो, कैपिटल तो रख नहीं सकते हैं, लोन में ट्रांसफर कर देते हैं, बाद में पे कर देंगे, और इस लोन के ऊपर हम तुमको इतना इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट इस लोन के बारे में कुछ नहीं बोलता है, इस लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट देंगे वो है। ठीक है, और कितना इंटरेस्ट देंगे, नहीं 6% नहीं, एग्रीड एज एग्रीड। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी एक पार्टनरशिप एक्ट का एक मतलब रूलिंग आ जाता है यहाँ पे, जो हम तुम लोगों के लिए होमवर्क के लिए डाल देगा, तुम लोग पढ़ के रखना। रिटायरमेंट या डेथ में अगर पार्टनर्स के अकाउंट का सेटलमेंट नहीं होता है, तो चलो एक और हिंट्स दे देता है, तो वहां पे क्या होता है ना, ये एक्ट सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाता है। तो ये तुम लोग पढ़ के रखना ये क्या होता है, हम तुम लोगों से नेक्स्ट क्लास पूछने वाला है। सेक्शन 37 ऑफ द आईपीए, आईपीए मींस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और जो नहीं बताएगा उसको क्लास में अलाउ नहीं किया जाएगा। गूगल सर्च करना, सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ध्यान रखना ये हम नेक्स्ट क्लास पूछने वाला है। अभी अपने आओ मोड ऑफ सेटलमेंट। मोड ऑफ सेटलमेंट क्या हुआ, सब चीज कर आने के बाद हम लोग तो अल्टीमेटली क्या करते हैं, टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल मतलब उसका पैसा जो भी है, चाहे उसका कैपिटल का पैसा है, चाहे उसका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट का पैसा है, चाहे गुडविल का पैसा है, सब एक जगह लिखते जा रहे थे क्रेडिट में। अब वो जो उसके अकाउंट में क्रेडिट में जो पैसा जमा हो गया है वो उसका पैसा है ना, तो या तो उसको लोन में ट्रांसफर कर देते हैं या उसको पे कर देते हैं, कोई एक काम यही करेंगे ना। तो इसका मतलब मोड ऑफ सेटलमेंट में हम लोग ये समझेंगे, आफ्टर डूइंग ऑल अबव, आफ्टर डूइंग all above, balance in retiring partners capital represents amount payable to him। वो यही रिप्रेजेंट करेगा ना, उसको इतना अमाउंट पे करना है, तो क्या करे उस अमाउंट का, अमाउंट पेबल टू हिम है तो पे कर दो, या तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, पे कर देंगे, पेड। अगर आप पे कर देते हो तो आप एंट्री क्या करोगे, कौन बता रहा है, राधिका बता रही है। रिटायरिंग पार्टनर को पे कर दे रहे उसका पैसा, तो क्या एंट्री पास करेंगे, बता, अरे गलत ही करना, ट्राई तो कर, अटेम्प्ट तो ले। चलो इससे पूछते हैं, वंशिका से। तो कैसिया बैंक, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल टू कैसिया बैंक, यही तो होगा। तो यहां पे अगर पे करेंगे तो हम एंट्री पास करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। हम सिर्फ बैंक लिख रहे हैं, कैसिया बैंक कुछ भी लिखा जा सकता है। बट ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं अभी तुमको पे नहीं करेंगे, तुम्हारे अमाउंट को लोन में ट्रांसफर कर देते हैं, बाद में पैसा देंगे, तो ट्रांसफर टू लोन। तो इस केस में आप क्या करने वाले हो, ये तो बता राधिका, इसका क्या करेंगे। रिटायरिंग पार्टनर को पैसा नहीं दिए, बोले तुम्हारे अमाउंट को लोन में ट्रांसफर कर दे रहे, तो क्या करें, क्या कर रहे, सेम टाइप ऑफ तो एंट्री है, अगर नहीं कर पाएगा तो कैसे होगा, महक तुम बता। रिटायरिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड कुछ नहीं होता है, विच अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, अरे कैपिटल को तो बुक से हटाना है ना, तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट कर दो, एंट्री हो जाएगा रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, दैट्स इट। और ये लोन बाद में कहां पे चला जाएगा, बैलेंस शीट में आ जाएगा, ये लोन बाद में बैलेंस शीट में एसेट्स में आ जाएगा। सॉरी देखो कुछ बच्चा लोग एसेट लिख भी दिया होगा, लिख दिया है ना, लाइबिलिटी में आ जाएगा, लाइबिलिटी में आएगा, ऑब्वियस सा बात है। ठीक है, और कई बार क्या होगा ना, इसका एक कॉम्बो वर्जन होगा, 1 लाख रुपया पेएबल है, 30,000 रुपया कैश पे कर रहे हैं, बाद बाकी 70,000 लोन में ट्रांसफर कर दे रहे हैं, हो सकता है ऐसा भी। तो उस समय एंट्री होगा रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 1 लाख, टू बैंक अकाउंट 30,000, टू लोन अकाउंट 70,000। ठीक है,
तो ये पार्ट है, बस कंसेप्ट इतना ही था। अब अपने सम में मूव करेंगे, और सम में मूव करने के बाद क्या होगा, एक तो विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट रहेगा और विथ कैपिटल एडजस्टमेंट। तो पहले एक विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं। चलो इस सम में आओ। और एक चीज, अगर सब में कुछ नहीं बोले कि रिटायरिंग पार्टनर के अमाउंट का क्या कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, कैश पेमेंट बोलने से ही होगा, ऐसे नहीं होगा। कुछ नहीं बोले तो ऑलवेज अमाउंट कहां ट्रांसफर कर देना, लोन में ट्रांसफर कर देना। और ये पढ़ के रखना नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। अभी रास्ते में जाते जाते गूगल सर्च कर ले, आप भी मत करना। चलो नेक्स्ट आओ। इस सम नंबर 3 में पेज नंबर क्या है बताओ तो, 117। पेज नंबर 117 का सम नंबर 3। ओके ठीक है, आप चलो स्टार्ट करो। देखो सबसे पहले जो प्रोसेस फॉलो कर रहे थे वही प्रोसेस है। द प्रोसेस इज व्हाट, सबसे पहले बैलेंस दिखाएंगे, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस दिखाना है। देखो कितना बैलेंस है, 80,000, 60,000, 40,000। रिटायरिंग पार्टनर इज बी, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। अब सबसे पहले ये देखो क्या बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर कर रहा है, नहीं कर रहा है। कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस अपीयर कर रहा है, नो, ठीक है। तो अब नीचे जैसे बोल रहा है वैसे मूव ऑन करते हैं। बोल रहा है मशीन को डेप्रिशिएट करो बाई 20%। मशीन 48,000 का है, इसको 20% मतलब 9600 डेप्रिशिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट 9600। तुरंत बैलेंस शीट में जाओ, ये तो सबको पता है रिवैल्यूएशन करना। तो तुरंत बैलेंस शीट में आओ, बैलेंस शीट में आके मशीनरी को अपडेट करो। मशीनरी 48,000, 38,400 ना। नेक्स्ट वन बोल रहा है पीबीडीडी को 5% बना दो डेटस का। तो डेटस इज 20,000, 20,000 का 5% इस 1,000 रुपया होता है। अब मेरे पास पीबीडीडी 400 रुपया है, इसका मतलब एक्स्ट्रा पीबीडीडी कितना बनाना होगा, 600, राइट ना। ठीक है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पीबीडीडी 600। तुरंत बैलेंस शीट में जाओ और डेटस को अपडेट करो। डेटर्स 20,000 लेस पीबीडीडी 1,000। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट देखो बोल रहा है बिल्डिंग को 20% से अप्रिशिएट कर दो। 1,00,000 का बिल्डिंग है, 20% अप्रिशिएट करेंगे मतलब 20,000 से अप्रिशिएट करना पड़ेगा। एंट्री हम लोग की क्या हो जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन 20,000 बाय बिल्डिंग। तुरंत बैलेंस शीट में मूव करो, बिल्डिंग का वैल्यू अपडेट कर दो। बिल्डिंग 1,20,000। इसके बाद बोले देखो 3,000 आउट ऑफ टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम इज कंसीडर टू बी प्रीपेड, जिसको हम लोग प्रीवियसली पीएल में चार्ज कर दिए थे। तुमको प्रीपेड लेना है, पूर्वी बताएगी क्या करे इसका ट्रीटमेंट। नितिशा, प्रीपेड इंश्योरेंस है, एक एसेट है। एंट्री होगा प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। तो इसको दिखा दो प्रीपेड इंश्योरेंस टू रिवैल्यूएशन बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000। इसके बाद ये प्रीपेड इंश्योरेंस एक एसेट है ना,
और राधिका नहीं, लाइबिलिटी है, एसेट है। तो एसेट्स में दिखा दो प्रीपेड इंश्योरेंस। ये वही एडजस्टमेंट है जो एडमिशन में हम तुम लोग को टिक लगाने बोला था, टिक लगा के रख लो। नेक्स्ट, बस अब बोल रहा है फर्म का गुडविल 72,000 है, जिसमें से बी का शेयर उसको दे दो। तो हम लोग देखेंगे भाई 72,000 में बी का शेयर कितना है, 72,000 इंटू इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनके कैपिटल में था, मतलब 8:6:4, मतलब 4:3:2। तो बी का शेयर कितना हो जाएगा, 3/9, मतलब कितना हो रहा है 24,000। तो बी का शेयर इज 24,000 एंड रिटायरमेंट में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या था, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, यही तो था। मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर है वो अपने कैपिटल से निकालेंगे और रिटायरिंग पार्टनर को दे देंगे। तो रिमेनिंग पार्टनर्स आर ए एंड सी एंड रिटायरिंग पार्टनर इज बी। तो अपने ए और सी के कैपिटल को डेबिट करेंगे, एस कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू बीज कैपिटल। तो इनके ए और सी के कैपिटल को किस रेशियो में डेबिट करेंगे, जो गेनिंग रेशियो होगा। एंड व्हाट शुड बी द गेनिंग रेशियो महक, गेनिंग रेशियो क्या होगा, देख पार्टनर रिटायर किया कुछ नहीं बोला, तो पहले से जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका जो म्यूचुअल रेशियो है वही तो गेनिंग रेशियो होगा। तो यहां पे रेशियो था 4:3:2 ना, तो इसका मतलब रेशियो क्या बचा, मतलब 2:1। तो 2:1 में बांट दो, कितना कितना हो रहा है 16,000 और 8,000। सबको समझ में आ रहा है ना प्रोसेस, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो हम लोग एक पार्ट किए, एस कैपिटल सीज कैपिटल को डेबिट किए, बी के कैपिटल को क्रेडिट भी तो करना है। तो बी के कैपिटल में आओ और लिख दो बाई एस कैपिटल, इसको ए से मिलेगा 16,000, बाई सीज कैपिटल, इसको सी से मिलेगा 8,000। बस और तो कुछ बचा नहीं है सब में। अब रिवैल्यूएशन को कंप्लीट कर दो, मूव टू द रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हो रहा है तो उसको पार्टनर्स में ट्रांसफर करो, टू पार्टनर्स कैपिटल। यहां पे ओल्ड पार्टनर्स आर ए बी एंड सी, तीनों पार्टनर्स है। वन टू 800, तीनों में बांटेंगे तो 4267। हेलो, हाँ बोलिए, बताओ कितना कितना है, ए का कितना है 5689 और बी का 4267 कर देते हैं क्योंकि 0.6666 होगा। और तीसरे का राउंड ऑफ करना क्योंकि लास्ट में 0 रखना है, 2844। तीनों को ऐड करके 12,800 आ रहा है ना। राइट है ना। चलो अब इसको ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, बाई रिवैल्यूएशन, अमाउंट इज 56894267 एंड 2844 हो गया कंप्लीट, और कुछ नहीं बचा है। तो हम लोग क्या डिस्कस किए थे, रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जो भी बैलेंस बचेगा वो रिप्रेजेंट करेगा कि फर्म को उतना पैसा उसे देना है। फर्म दे रहा है क्या, सम कुछ बोल रहा है कि हम पे कर दे रहे हैं, नहीं बोला है। तो हम क्या बोला था, कुछ नहीं बोले तो क्या करना, लोन में ट्रांसफर कर देना। तो ट्रांसफर टू लोन, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीज लोन, एंड बी के अकाउंट में कितना अमाउंट है, $88,267 ना, 88,267। और ये अमाउंट लोन में ट्रांसफर हुआ है मतलब पेएबल है फर्म के लिए, एंड सिंस इट इज पेएबल फॉर द, हाँ इतना ही तो आ रहा है, यही आ रहा है, यही आ रहा है, हम भी कैलकुलेट किया है 267। अच्छा बैलेंस शीट मैच कर लेते हैं, पता चल जाएगा।
तो 88,267 इज अ लोन, लोन दिखा दो बैलेंस शीट में। बी इज लोन 88,267, बी का लोन दिखा दिए। अब क्या करना है, ए और सी के लिए कुछ एडजस्टमेंट तो करने बोला नहीं है कैपिटल का, तो उनका कैपिटल बैलेंस निकाल लो, देख लो कितना बैलेंस आ रहा है। $69,689 एंड बी का, नहीं बी का नहीं, सी का, इसको बैलेंस शीट में दिखा दो लाइबिलिटी में एज कैपिटल। कैपिटल बी का तो लोन में चला जाएगा ना, और लोन अपने लाइबिलिटी में दिखा दिए हैं। 69,689 34844 104533। एंड ये करने के बाद एक बार बैलेंस शीट में जाना, पिछले बैलेंस शीट में कोई कॉपी पेस्ट आइटम है तो कॉपी पेस्ट कर देना। क्रेडिटर्स दिखाना होगा हम लोगों को 21,600 एंड एसेट्स में कुछ बचा हुआ है क्या? बैंक 16,000 है, स्टॉक 18,000 है, दो ना। बैंक 16,000 एंड स्टॉक 18,000। बैलेंस शीट देखो मैच कर रहा होगा। 2,14,400। पेज नंबर 123, प्रॉब्लम नंबर 1, स्टडी मैट का पेज नंबर 123, प्रॉब्लम नंबर 1, होमवर्क कहिए।